अब इसके आगे हम बात करेंगे उदारवाद की विशेषताओं के बारे में, अर्थात वो कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम उदारवादी विचारधारा की पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले उदारवाद में जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो यह है कि उदारवादी विचारधारा में भावना के स्थान पर विवेक को महत्व दिया गया। मध्यकाल में जहाँ ईसाई धर्म ने मानव विवेक को जकड़ रखा था, वहीं उदारवादी विचारधारा ने मानवीय विवेक और बुद्धि में आस्था को पुनः कायम किया। इसका समर्थन करने वालों में जॉन लॉक और थॉमस पेन प्रमुख थे। इसी के साथ उदारवाद किसी भी ऐसे विचार, संस्था और सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जो विवेक पर आधारित ना हो या फिर तर्कहीन हो, अर्थात जो तर्कपूर्ण है, जिसको रीजनिंग के माध्यम से हम स्वीकार कर सकते हैं, केवल उन्हीं बातों को स्वीकार किया गया। अतः प्रगति के लिए यदि इतिहास की परंपराओं का विरोध करना आवश्यक हो तो उदारवादी विचारधारा ने इस बात का समर्थन किया। उदारवाद ने इसी आधार पर कई जगह कई बार उपयोक्तावाद की भी कई परंपराओं का विरोध किया। उदारवादी विचारधारा मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास करती है, क्योंकि यह विचारधारा ये मानकर चलती है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक है, जन्मजात है और मनुष्य की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारी मनमानी सत्ता का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि कोई नियंत्रण हो तो वो केवल विवेक के अनुसार ही होना चाहिए। उदारवादी विचारधारा के ये विचार व्यक्ति को साध्य तथा राज्य, समाज तथा अन्य संस्थाओं को केवल साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। उदारवाद में ये मानना है कि व्यक्ति का भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक और कल्याण ही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा राज्य और समाज के बारे में उदारवाद का ये मानना है कि ये दोनों ही संस्थाएं प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि इन्हें मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया है। अतः व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है तथा समाज और राज्य उसकी योजना में केवल एक निश्चित और निर्धारित स्थान रखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि उदारवाद ना तो राज्य के प्राकृतिक स्वरूप को मानता है और ना ही मानव राज्य संबंधों की सावयवता को स्वीकार करता है। उदारवाद का ये भी विश्वास है कि मनुष्य के कुछ अधिकार प्राकृतिक हैं, जिनका अस्तित्व अन्य संस्थाओं, राज्य आदि से पूर्व है। अतः इन अधिकारों को किसी भी मानव निर्मित संस्थाओं के द्वारा छीना नहीं जा सकता। जैसा कि लॉक ने कहा कि मनुष्य की जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं और ये राज्य की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान थे। अतः राज्य के द्वारा इनको छीना नहीं जा सकता। मध्यकाल में मनुष्य के जीवन पर धर्म का नियंत्रण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उदारवाद ने इस बात का भी विरोध किया, क्योंकि उदारवाद धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है। उदारवाद में शासक की मनमाना कार्य करने की प्रवृत्ति का विरोध किया गया
और कानून की प्रधानता को स्वीकार किया गया। उदारवाद में शासन के विरुद्ध विरोध का भी अधिकार है, परंतु ये स्पष्ट किया गया कि परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण उपायों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उदारवाद का एक महत्वपूर्ण अंग लोकतंत्र है। इस विचारधारा में ये माना गया कि शासन मनुष्य की सहमति के बगैर संभव नहीं हो सकता। इसलिए शासन की जो बागडोर है वो मनुष्य के या जनता के हाथों में होनी चाहिए, जिसका प्रयोग किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के हित में ना हो। अंत में उदारवाद राज्य की निरंकुशता के सिद्धांत का विरोध करता है। उसके स्थान पर विश्व बंधुत्व के आदर्श को मानता है और राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को स्वीकार करने के लिए कहता है।